or informed, we used to show them a sample and say, okay, could you please clone? Could you underline the popular phrases? We were teaching to the test. But the NEP, CBSE, every you read all the research, it says it's all about the process. Onslaught of hail because Lencho was satisfied. मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं सीबीएसई का वेबिनार जो उन्होंने भी रिसेंटली कंडक्ट किया है और जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी हैं इंग्लिश के टर्म 1 के एग्जाम से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है। लेकिन मैं आपको इन अपडेट्स के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश का एग्जाम ट्रिक के साथ सॉल्व करके आ सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स लूट सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ मैक्सिमम मार्क्स लूटने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपका पूरा लेखा जोखा जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होगा 10th और 12th दोनों क्लास का, वो देख लेते हैं, जो कि कोई भी टीचर बताता नहीं है लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं। आइए चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है 10th और 12th क्लास का, जो कि सीबीएसई ने अब डिसाइड कर दिया है कि 12th क्लास का पेपर 3rd ऑफ दिसंबर को होगा और 10th क्लास का पेपर 11th ऑफ दिसंबर को होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं ब्लूप्रिंट क्या है भाई। क्लास 10th वालों 11 तारीख को तैयार हो जाना। 11 दिसंबर को आपके पेपर में इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि आपसे 14 सवाल होंगे रीडिंग सेक्शन के, राइटिंग एंड ग्रामर से आपके 10 सवाल आएंगे और लिटरेचर से 26 क्वेश्चन होंगे। और इस तरीके से आपका मार्क्स का बाइफर्केशन किया गया है कि 11 नंबर की रीडिंग हो जाएगी, राइटिंग एंड ग्रामर जो कि 5 नंबर की पूछी जाएगी वो इसी में इंक्लूड है। तो 11, 8 और 21 इस तरीके से आपका मार्क्स का बाइफर्केशन किया गया है, जो कि 40 नंबर का पेपर आपका बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास वालों 11 मार्क्स की आपकी भी रीडिंग आएगी, 8 नंबर की आपकी भी राइटिंग आएगी और 21 नंबर के आपका भी लिटरेचर आएगा। इस तरीके से आपका पेपर पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, अब इन पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, उसके बारे में मेरे पास आपके लिए कुछ खास जानकारी है, वो मैं आपको देता हूं। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो और 3 दिसंबर को या 11 दिसंबर को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं आपके सामने खड़ा हुआ आपको समझाने के लिए। बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। आपका पेपर 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक होगा रीडिंग सेक्शन, एक होगा आपका राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन और तीसरा होगा आपका लिटरेचर सेक्शन और 40 नंबर का आपका पेपर आ जाएगा। अब रीडिंग सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाएगा इंग्लिश के अंदर वो सुन लो, क्योंकि अब कहानी बदल चुकी है, सीबीएसई बदल चुका है, वो सीबीएसई नहीं रहा, उसने अपनी कहानी पूरी बदल दी है, अपना कैरेक्टर बदल दिया है। तो रीडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो रीडिंग सेक्शन के अंदर सीबीएसई ने आपको 2 तरह के पैसेज देने को कहा है। इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई टीचर बताता ही नहीं है, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका माइंड ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से 2 तरह के होते हैं। भैया एक तो होगा आपका लिटरेरी, भैया इसका मतलब क्या होता है, यानी साहित्यिक लिटरेरी पैसेज होगा आपका। ये कौन सा पैसेज होता है जिसे आप अनसीन पैसेज भी कहते हैं? क्या कहते हैं आप? अनसीन पैसेज कहते हैं। कहां से उठकर आएगा भैया? ये कहीं से भी आ सकता है, आपने इसको कभी नहीं देखा होगा, कहीं भी आपने ये पैसेज नहीं देखा होगा, आपकी बुक में ये नहीं होगा। ये किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठा के डाल देंगे, किसी मैगजीन का आर्टिकल उठा के डाल देंगे, कहीं से छोटा सा एक पोर्शन उठाएंगे, आपके सामने रख देंगे और आपसे इसमें से सवाल पूछ लेंगे एमसीक्यू बेस पे। सवाल भी कैसे होंगे? आंसर लिख के नहीं देने होंगे, टिक मार्क करने होंगे, टिक मार्क एमसीक्यू वाले। ठीक है जी, एक तो होगा लिटरेरी। दूसरे होते हैं केस बेस्ड। कौन से भाई? कोई आपको ना केस दिया गया होगा, वो केस कैसा दिया गया होगा? आपको कोई डेटा दिया गया होगा, आपको फैक्ट्स दिए गए होंगे और उसके बेस पर आपसे सवाल पूछे गए होंगे, यानी कोई परसेंटेज दे रखी होगी, कोई सिचुएशन दे रखी होगी, डेटा होगा। समझ रहे हो ना, डेटा के इतने परसेंट ऐसे लोग हैं, इतना परसेंट लोग ऐसा करते हैं, इतने परसेंट चीजें बिकती हैं, इतना प्रॉफिट होता है, यानी एक डेटा होगा। उसके साथ साथ आपको फैक्ट्स दिए गए होंगे, वजह दिए गई होंगी और आपसे कहा जाएगा कि आपको आंसर करने हैं एमसीक्यू बेस पे। इसके भी कौन से सवाल होंगे? एमसीक्यू वाले होंगे। ठीक है, अब जो हमारी सीबीएसई है ना, डियर सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है, सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि जो उन्होंने अभी सैंपल पेपर निकाला था ना, उसे लोगों ने समझ तो लिया, उसे सॉल्व भी कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि वो सीबीएसई ने दिया क्यों था, उसके पीछे उनकी नीयत क्या थी। सीबीएसई की आप नीयत नहीं समझ पाए हो। सीबीएसई की नीयत थी कि वो चाहते हैं कि अब से 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट को रट्टाफिकेशन से दूर कर दिया जाए, यानी आपको इन पैसेजेस के जो जवाब हैं वो रट कर नहीं लिखने के, कॉमन लाइन देखी, आंसर लिख दिया, नंबर मिले, पास। नो, आज से ये सब बंद है।
अब से नई कहानी शुरू होगी। बल्कि सीबीएसई ने कहा कि अब वो जोर देने वाले हैं इंट्रिंसिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म पे। ये क्या था? साधारण भाषा में कहूं तो अब वो आपकी थिंकिंग देखना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट, आपकी माइंड क्या, आपका माइंड क्या, कैसे आप चीजों को असेस कर पाते हो, कैसे सोच पाते हो, थिंक कर पाते हो, कैसे आप लॉजिक को अप्लाई कर पाते हो। यानी आपका कॉमन सेंस कितना है, आपके पास कितनी क्षमता है चीजों को समझने की और देखने की, जिसे कहा जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको समझकर आंसर देना पड़ता है। वहां रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर इसी तरीके से बना दिया गया है, जहां आपकी कॉम्पिटेंसी को चेक किया जाएगा कि आप कितना समझ पा रहे हो, कितना आप लॉजिक को अप्लाई कर पा रहे हो, चीजों को असेस कर पा रहे हो। समझ पा रहे हो ना? मजा आ रहा है? अरे लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये जो पैसेजेस आएंगे, जो आपके 2 तरह के पैसेजेस आएंगे, जिसमें से 6 से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 6 to 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। उसको मैं आपको ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं। ऐसे 4 मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो मैं आपको समझाने वाला हूं, वो भी ट्रिक के साथ। क्योंकि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना मेरे भाई, एक कॉम्पिटेंसी वाला, इसमें से ना इस तरह के क्वेश्चन 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में सीबीएसई ने पूछे थे। जो सैंपल पेपर में आता है आप जानते हो कि भाई उसी जैसा एग्जाम में भी आता है, रियल का एग्जाम भी ऐसा ही होता है। तो 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे। यानी अब आपको ये सीखना ही पड़ेगा, ट्रिक्स जाननी ही पड़ेंगी। तो क्या आप तैयार हैं रीडिंग सेक्शन के पैसेजेस को सॉल्व करने की ट्रिक के लिए? आइए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पैसेज में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। एक तो आपका सेंट्रल आइडिया वाला होगा, दूसरा आपका टोन बेस्ड होगा, तीसरा आपसे वोकैब बेस्ड होगा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और चौथा एक टाइप होता है स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन का, स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऐसे सवाल के टाइप हैं जो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? ये वो टाइप है जिन्हें देख के ना बड़ी बौखलाहट सी हो जाती है, समझ नहीं आता यार ये क्या पूछ लिया, कहां से शुरू करें। लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से करोगे, ध्यान से देखोगे, समझोगे और मेरी बताई ट्रिक फॉलो करोगे तो सही सही एग्जाम में लिख के आओगे। तो शुरुआत करते हैं सेंट्रल आइडिया वाले सवाल से। अब उसके लिए आपको एक पैसेज पढ़ने की जरूरत है जो कि आपके सामने मैंने यहां पे रखा हुआ है। तो ध्यान से आप पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अच्छा दोस्तों, एक बात याद रखना, अब पैसेज पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब सीबीएसई बदल चुकी है भाई, ये वो सीबीएसई नहीं रही है। पैसेज को बिना पढ़े आपकी दाल नहीं गलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जितनी आपके अंदर ताकतें हैं वो सारी लगा के, अपना माइंड सारा घुसा के इस पैसेज को बहुत बढ़िया से पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन होता कैसा है। भाई ये रहा मेरा सेंट्रल आइडिया वाला सवाल। अब इसमें क्या कहा गया है, उम्मीद करता हूं आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा, एकदम बड़ा बड़ा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको 4 कोट्स दे रखे हैं विद्वानों के, बड़े बड़े विद्वानों ने कुछ कोट्स कहे थे, कुछ कहावतें, कुछ बातें कही थी, वो यहां पे लिख दी गई हैं। अब आपसे पूछा गया है कि जो पैसेज था उसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो उसका मेन मकसद है, जो मोटी मोटी उसमें बात कही गई है, वो उनमें से कौन से कोट पे फिट बैठती है। यानी जो ये लोग कह रहे हैं और जो पैसेज में मेन बात कही गई है, जो उसका मतलब है, वो दोनों फिट कौन सा बैठ रहा है। अब इन चारों में से देखना है। समझ में आया? बिल्कुल। अब इसको करने का तरीका क्या होगा? अब आप कहोगे कि सर ये तो कोई बात नहीं, इसका उससे क्या लेना देना। उसकी ट्रिक सुनो। ट्रिक ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये कि जो भी आपको 4 कोट्स दी गई होंगी उनको अपने वर्ड्स में, अपने 1-2 वर्ड्स में लिखना है कि उनका मतलब क्या निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है भाई? ये ना हमेशा ऐसा लगता है जैसे इम्पॉसिबल है जब तक कोई काम नहीं होता है। यानी क्या सेल्फ बिलीफ की बात होती है कि किसके बारे में बात हो रही है? सेल्फ बिलीफ के आपके अंदर ना अपने ऊपर भरोसा रखना होगा आपको। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब, आप ना रफ वर्क पे, अपने जो रफ पेपर होगा वहां चुपचाप से ना 1-2 वर्ड लिख लेना इन्हीं के ऊपर कि इन कोट्स का क्या मतलब निकल रहा है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है उसको अपने वर्ड में। मेरे को क्या समझ में आया इसको पढ़ने
यानी कि भाई सक्सेस फाइनल नहीं है, फेलियर बहुत ज्यादा घातक नहीं है, बहुत खतरनाक नहीं है। इट इज द करेज, करेज होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, दैट काउंट्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको क्या रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। क्या रखनी है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में, ये देखो ना, कंटिन्यू, ये रहा कंटिन्यू यूज हुआ है, कंटिन्यू। क्या आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, डरना नहीं है। आपको क्या रखना है, आपको यहाँ क्या रखना है, नेवर गिव अप। आपको क्विट नहीं करना है, नेवर गिव अप एप्टीट्यूड रखना है। ठीक है जी, ये बात इसमें क्या दी गई है। आगे क्या है, आगे पढ़ो। अ बेंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड अनलेस यू फेल टू मेक द टर्न। के भैया कोई रास्ते का पत्थर आ जाए या कोई रुकावट आ जाए तो आपको डरना नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपसे क्या कहा गया है कि आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। आपको क्या करना है, एडजस्ट करना आना चाहिए, कि आप वापस मुड़ो ना, बल्कि उस पत्थर को हटा दो। ठीक है, ये तो कहा गया है। ठीक है जी, ओके। इट इज ऑलवेज टू सून टू क्विट। अब क्विट, देखो वर्ड्स पे ध्यान दो, वर्ड्स क्या दिए गए, क्विट के ऊपर बात हो रही है। क्या, क्विट, जैसे यहां पे क्विट पे बात हुई थी, या कंटिन्यूटी के ऊपर बात हुई थी, यहां पे टू मेक द टर्न के ऊपर बात हुई थी। यानी आप बदल ही नहीं पा रहे हो, आप डायनेमिक ही नहीं हो, आप फ्लेक्सिबल ही नहीं हो। तो ये कोट्स जो है ना, अपने आप में चीख चीख कर आपसे कोई ना कोई वर्ड कह रहे होंगे, कोई ना कोई बातें कह रहे होंगे। तो उन बातों को देख के मुझे 4 बातें समझ में आई। क्या समझ में आई, ये 4 बातें समझ में आई कि भैया ये जो कोट्स मेरे को दिए गए हैं उनके ये 4 मीनिंग निकल रहे। मेरी राइटिंग बुरी है नहीं, लेकिन यहां लिखा नहीं जा रहा क्योंकि मैं टेढ़ा खड़ा हूं, इसलिए थोड़ी सी बुरी आ रही है, समझ लेना। कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ हो गया आपका, सेल्फ बिलीफ एंड नेवर गिव अप, एडजस्टमेंट और नेवर क्विट, ये वाली 4 चीजें समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, पैसेज अगर मैंने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो मुझे समझ में आएगा कि इस बारे में कहां बात हो रही थी। तो अगर मैं आपको पैसेज के ऊपर लेके चला जाऊं मेरे दोस्त, तो 5वां जो आपका ये पैराग्राफ है, 5th पैराग्राफ है, उसको पढ़ के तो देखो। वी कैन गेट रिजल्ट्स ओनली इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड टाइम, पुट इन पेनस्टेकिंग एफर्ट एंड हैव फेथ। यहीं पर मुझे मेरा जवाब मिल गया। क्या आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए टाइम स्पेंड करने की। टाइम स्पेंड करना यानी आपको कोई काम लगातार करते रहना है, आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको मेहनत करनी है, और साथ में हैव फेथ, आपको कॉन्फिडेंस भी रखना है। ये जो 4 मेरे यहाँ पे ऑप्शन थे, उनमें से कौन से पे फिट बैठ रहा है, ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एंड नेवर गिव अप वाली चीज करनी चाहिए, क्योंकि देखो नेवर क्विट तो है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी यहां इन 4 बातों में सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो था मेरा, जो बी ऑप्शन है, सिर्फ उसमें थी। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं जो बी ऑप्शन है उसको सही करार दे दूंगा, कहूंगा इसमें कही गई है बात, क्योंकि पैसेज में भी सेम बात कही गई थी। देखा, ट्रिक समझी, क्या किया, जो भी कोट्स दे रखे हैं उनको अपने वर्ड में उनका जो सार है, जो उनका निचोड़ है वो लिखो। पैसेज को पढ़ रखा है, नजर मारो कि कहां इस बारे में कहीं बात हुई है, उस वाले पैराग्राफ पे जाओ, देखो, समझो, एक एक वर्ड का मीनिंग ध्यान से आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा उसका अपने आप जवाब। ठीक है, आगे बढ़े, मजा है कि नहीं। चलो अब देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। एक आपसे सवाल पूछा जाएगा, टोन बेस्ड सवाल। अब वो किस तरीके का होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोन बेस्ड का क्वेश्चन होता कैसा है। वो होता है कुछ इस तरीके का। द ऑथर हैज स्टेटेड द एग्जांपल ऑफ ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड टू मेक अस। बहुत आसान तरीका है। जहां भी ये ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड लिखा हुआ है ना पैसेज के अंदर, उसको जाके पकड़ लो। आओ चलो जल्दी से, अभी मैं ऑप्शन भी नहीं देख रहा, इसने कहा भाई ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड का मतलब क्या है, कुछ यही पूछना चाह रहा है ना। तो जल्दी से देखते हैं ऑथर ने कहां यूज करा। भैया कहां ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड यूज कर लिया आपने, आइए देख लेते हैं। तो भाई यहां पे था, ये रहा ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड, ये रहा। अब क्या करना है, उससे 2 ऊपर की लाइन पढ़ो, 2 नीचे की लाइन पढ़ो, यानी मोटा मोटा एक आइडिया लेने की कोशिश करो। अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं ना, फिर भी एक काम ये कर लो, ट्रिक ये है कि आप उस वर्ड को सबसे पहले ढूंढो कि पैसेज में कहां इस्तेमाल हुआ है, फिर 2 लाइन ऊपर की पढ़ो, 2 लाइन नीचे की पढ़ो, और उसका सेंस निकालने की कोशिश करो। आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे। भैया यहां पे देखते हैं, सक्सेस, रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस कम टू दोज हु हैव अ ब्रेड मेकिंग एटीट्यूड, दोज हु आर विलिंग टू नीड द डो। इसका मतलब क्या, वेट फॉर आवर्स फॉर इट टू राइज ओनली टू पंच इट। ध्यान से इस बात पे गौर करना, वेट फॉर आवर्स का मतलब है कि भाई वो बहुत घंटों इंतजार करते हैं, राइज ओनली टू पंच इट डाउन एंड नीड सम मोर। ठीक है, इंतजार करना, एक मोटा मोटा तो ये समझ में आ रहा है ना। आओ ऑप्शन पे नजर मारता हूं मैं, मेरे ऑप्शन क्या क्या है, इंतजार करना, इंतजार। टॉलरेंट, क्या आपने ये वर्ड नहीं सुना क्या? हाँ सुना तो है। टॉलरेंट का होता है कि जिसके अंदर जो सह लेता है, सहनशील होता है। इंतजार कौन करता है, जो सह लेता है। मिलता जुलता कुछ मैच हुआ क्या? हाँ मैच हुआ, पकड़ के इसको कर दो। हाँ ट्रिक बताओ कैसी लगी।
है क्या मजेदार कि नहीं? ये यहीं पर अप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, हर जगह आपको इस तरीके के एप्लीकेशन मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ सैंपल पेपर करोगे, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, जब आप प्रैक्टिस करोगे यही चीज आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन की, यानी आपसे एक वर्ड पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे या तो उसका सिनोनिम पूछ लिया जाएगा जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, सेम वर्ड कहते हैं, या फिर एंटोनिम पूछ लिया जाएगा जिसे ऑपोजिट वर्ड कहते हैं, उसका उल्टा पूछ लिया जाएगा। अब इस सवाल को देखने के बाद ना, वोकैबुलरी को देखने के बाद हमारे ना होश उड़ जाते हैं, हम तो छोड़ के आ जाते हैं कि हमारे बस की नहीं है। लेकिन नहीं, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं ना कैसे बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आओ सुनो, देखो 10वीं वालों 12वीं वालों सब देखो, बड़ी मजेदार सी ट्रिक है। इस तरह का आपके सामने कोई क्वेश्चन होगा, नथिंग इन लाइफ इज इंस्टेंटेनियस, choose the word that can replace the underlined word in the context। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, कॉन्टेक्स्ट, यानी एग्जैक्ट अगर मीनिंग ना भी निकले, उसके कॉन्टेक्स्ट यानी जो बात कहना चाह रहे हैं ना, वैसा वर्ड आपको ढूंढना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर उधर जाऊंगा ही नहीं, मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा, मैं सबसे पहले कहूंगा भाई ये वर्ड कहां इस्तेमाल हुआ है पैसेज में, ले चलो ना मुझे वहां। मैं भागा भागा गया और पैसेज में आके खड़ा हो गया, तो मैंने देखा यहां पे, ये देखो देखो, आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से दिख रहा होगा, कैमरामैन साहब दिख रहा होगा साफ साफ, नथिंग इज इंस्टेंटेनियस। इसके आगे पीछे की अगर मैं लाइन पढ़ लूं कि इस पैराग्राफ में क्या बात की गई है, तो मुझे इतना आइडिया तो हो जाएगा ना कि नथिंग इज इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या हो सकता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद उसने खुद कहा है कि कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही होता है कि उससे रिलेटेड मोटी मोटी बात क्या हो रही है उसमें। ठीक है, तो मोटी बात देखने में आ जाऊंगा। आगे बढ़ता हूं। फॉर एवरी एंडेवर वेदर इन द एरिया ऑफ करियर, एकेडमिक्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, फिजिकल फिटनेस और इवन स्पिरिचुअलिटी, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। क्या लॉन्ग जर्नी? इस पे ध्यान से अगर मैं फोकस डालूं तो यहां क्या बात हुई, नथिंग इज इंस्टेंटेनियस, कोई भी चीज इंस्टेंटेनियस नहीं है। और ये क्या है, ये जीवन क्या है, ये क्या है, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। समझ में आया? तो इसका मीनिंग क्या होगा, ना चाहते हुए भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब होगा नथिंग इज इंस्टेंटेनियस, के कोई भी चीज जल्दी नहीं हो जाती, थोड़ी देर के लिए नहीं होती। यही इसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, लंबा, क्योंकि यहां खुद ही लॉन्ग जर्नी कह दिया गया कि इट इज अ लॉन्ग जर्नी। सेंस निकला सेंस। अगर मैं भागा भागा ऑप्शन को देखने जाता हूं तो मेरे को ऑप्शन में क्या क्या वर्ड दे रखे हैं, शॉर्ट लिव्ड, यहीं पर बात खत्म। ये हो गया करेक्ट आंसर, शॉर्ट लिव्ड, यानी जो थोड़ी देर के लिए हो सिर्फ, है कि नहीं। वहां से मैंने कॉन्टेक्स्ट को देखा, किसको देखा, कॉन्टेक्स्ट को देखा कि क्या मीनिंग निकल रहा था। अगर मेरी वोकैबुलरी नहीं अच्छी है, मैं नहीं भी जानता, फिर भी मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये वाले रूल सारे में, हाँ भाई इसी माइंडसेट से आपको अटेम्प्ट करने, सबके आंसर निकलेंगे। अभी कराऊंगा, सैंपल पेपर भी बताऊंगा, रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं कैसे आपको करना है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को, जिन्हें मैं कॉमेडी क्वेश्चन कहता हूं। कॉमेडी क्यों कहता हूं, सुनो ध्यान से। इसमें क्या होता है पता है, इसमें इतने लॉजिकल ऑप्शन दिए जाते हैं कि बच्चे को खुद पता चल जाता है कि नहीं यार किसको पागल बना रहे हो आप। आइए चलिए दिखाता हूं सवाल, देखो ना ध्यान से। सवाल है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, दो बातें दी जाती हैं, और फिर उसके ऊपर आपसे 4 ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं और कहा जाता है बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, दो आपको स्टेटमेंट दी गई है। एप्पल डोमिनेट्स द ग्लोबल हैंडसेट मार्केट, और दूसरी है अमेरिका, ईयू एंड जापान हैज लॉयल प्रीमियम यूजर बेस फॉर एप्पल। ठीक है, ये आपको दो स्टेटमेंट दे दी। आप कह रहा है कि अभी पहला रिजल्ट है दूसरे का, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, कह रहा है पहला इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू है, और दूसरा कह रहा है फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्ट्स टू। अब इसको ध्यान से अगर पढ़ लोगे ना, सिर्फ इसी को, पैसेज में भी नहीं जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये बेवकूफ बना रहे हो। क्या मतलब, अगर वहां पे प्रीमियम यूजर है तो इसलिए जो एप्पल है वो डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को। किसको पागल बना रहे हो भाई? नहीं, वो यूज कर रहे हैं, थोड़ी वो पागल हो रखे हैं एप्पल के लिए। दूसरा हो गया फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। सेकंड क्या फॉल्स है? नहीं, फॉल्स क्यों भाई, वहां पे लोग पसंद करते हैं प्रीमियम बेस है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू, ये सही है कि हाँ पहला इंडिपेंडेंट है, दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। और चौथा फर्स्ट इज कॉन्ट्रडिक्ट, भाई वो उल्टा है, वो उसका बिल्कुल उल्टा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। नहीं भाई, वो बात को गलत ठहरा रहा, नहीं ऐसा नहीं है। इस बात का पता मुझे अगर ज्यादा ही कहीं से लगाना है ना, पैसेज में जाओगे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो क्या क्या लिखा हुआ है भाई। एप्पल डोमिनेट द ग्लोबल हैंडसेट मार्केट बाय कैप्चरिंग 66% ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट्स एंड 52% ऑफ द ओवरऑल हैंडसेट रेवेन्यू। द लॉयल प्रीमियम यूजर बेस इज इन द मेजर मार्केट्स लाइक द यूएसए, यू एंड जापान इज वन ऑफ द रीजन दैट एप्पल कैन स्टिल ऑपरेट एट अ प्रॉफिट लेवल। इसमें आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन था नहीं, बस एक बात की गई थी जिसके ऊपर आपसे सवाल पूछ लेगा, बेवकूफ बना गया, कॉमेडी कर रहे थे। ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, पैसेज में ध्यान से पढ़ लेना कि वहां पर ये क्या बात हो रही है, और आपको यहीं पर आंसर इसका मिल जाएगा। आया मजा, आया कि नहीं आया? दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात जो सीबीएसई ने क्लियर कर दी है वो ये है कि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ रीडिंग सेक्शन में ही नहीं आएंगे, बल्कि राइटिंग और लिटरेचर के अंदर भी यही सवाल पूछे जाएंगे।
और ये बात एजुकार्ट को पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने अपने टर्म 1 के इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के अंदर हर सेक्शन के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं। साथ ही उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के ट्रिक्स, क्लूज, टाइप्स ऑफ एमसीक्यू वो सभी उसके अंदर हैं। तो जिस बच्चे ने एजुकार्ट का सैंपल पेपर ले रखा है और वो उससे तैयारी कर रहा है, तो उसकी तो तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी, क्योंकि किसी और पब्लिशर ने लिटरेचर और रीडिंग सेक्शन के अंदर इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक टर्म 1 इंग्लिश का आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इसके बारे में सीबीएसई ने उस वीडियो के अंदर साफ साफ कह दिया है कि वो आपसे सैल्यूटेशन वाले या फॉर्मेट वाले सवाल नहीं पूछने वाले कि भाई शुरू में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा। ये वाले सवाल ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। मेन क्वेश्चन ये होगा कि जो प्रोसेस है ना, वो जो लेटर का प्रोसेस है या फिर जो उसका मकसद है, पर्पस है, उसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यानी आपका काम ना बहुत ज्यादा आसान कर दिया कुल मिला के। मैं ये बता रहा हूं, आपको फ्री के नंबर लूटने या कैसे लूटोगे वो बता देता हूं। आपको अपना कॉमन सेंस कॉमन रखना है, यानी आपको अपने दिमाग से सोचना है, लॉजिकल सोचना है, सारे आंसर अपने आप मिल जाएंगे। कैसे, आइए पहले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। क्वेश्चन आपका, यू आर प्रियंका, a resident of Sia Park, New Delhi. You have to write an official letter complaining about the poor sanitary conditions in your neighborhood. और उसके बाद जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। चूज द ऑप्शन दैट शोज व्हाट योर कंप्लेंट लेटर वुड नॉट डू फॉर प्रियंका। अब आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए हैं और जो बहुत लॉजिकल ऑप्शंस हैं। इसको करने की ट्रिक ही ये है कि इसने कहा है कि भाई ये बताओ कि चूज द ऑप्शन दैट शोज व्हाट योर कंप्लेंट लेटर वुड नॉट डू, कि आपकी कंप्लेंट लेटर से क्या नहीं होगा वो आपको चूज करना है। तो भैया क्या क्या हो जाएगा, भैया ब्रिंग चेंजेस इन कंडीशन, हाँ ये तो होगा। रिजॉल्व क्वेरीज, क्वेरी भी रिजॉल्व होंगी। टेक फॉलो अप फ्रॉम सिविल वर्कर्स, ये भी होगा। ऑफर अ रिवॉर्ड टू यू फॉर राइटिंग टू देम, क्या आपको इनाम मिलता है खत लिख के। अबे भाई फिर तो सब लिखने लगे, सबको 100 रुपए मिल जाएंगे भैया, मजा आ जाएगा। तो ये जो सवाल का ये है ना, ये फालतू का ऑप्शन बड़ा इलॉजिकल था। तो आपको क्या देखना है, जो सबसे इलॉजिकल है, जो सबसे बेकार बकवास इस तरह के सवाल में जो ऑप्शन दिया गया है उसको टिक कर देना है। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ काम करना था? नहीं। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, जो सबसे इलॉजिकल होगा उसको हम हटा देंगे वहां से, बस ठीक है। बाकी तो ये सारे पर्पस को फुलफिल कर ही रहे हैं। अगर आपको इन तीनों के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है तब भी आप इसको सवाल को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इलॉजिकल को पकड़ना। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, राइटिंग एन ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर विल हेल्प प्रियंका टू। अब ये उल्टा हो गया, अब क्या कह रहा है कि जो वो लेटर लिख रही है प्रियंका, तो उससे क्या क्या फायदा होगा। विल हेल्प प्रियंका टू, क्या क्या फायदा होगा भैया, वो डिमीन द ऑफिशियल बदनाम हो जाएंगे ना ऐसा करके। अबे घर की मुर्गी थोड़ी है, घर की खेती थोड़ी, क्या बोले चले जा रहे हो, ऐसा कोई मकसद नहीं है। लुक सुपीरियर देन अदर पीपल, लोगों से ज्यादा ना अपनी बात बनेगी मोहल्ले के अंदर। ये होगा क्या, रिमूव अनडिजर्विंग ऑफिशियल्स फ्रॉम देयर जॉब, गेट हाइड, क्या आप जॉब से निकलवाना चाहते हो उन्हें? नहीं। तो यहाँ पे क्या, राइटिंग ऑफ कंप्लेंट विल हेल्प प्रियंका, क्या हेल्प होगी भाई, ये वाली होगी भाई, ये होगा। मैंने पढ़ा भी नहीं, क्योंकि ये तीनों जो थे ना, ये इतने बकवास थे, इतने बेकार थे, इतने मजाकिया थे कि मैंने इन्हें पढ़ा भी नहीं। तो करना क्या है, जो भी बेकार है, इलॉजिकल है, उन्हें काटते चले जाओ, जो बचा हुआ वही सही आंसर है। ये इसकी ट्रिक है। अच्छा। अब जो राइटिंग सेक्शन वाले जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 10th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे। और जो एजुकार्ट का सैंपल पेपर है ना इंग्लिश का, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डाले हुए हैं। अगर आप उस सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर लेते हो, 10-12 पेपर हाथ से निकाल लेते हो ना, एक बार रिवीजन करके 10-12 बार रिवीजन कर दिया, टक, आपको इसको करने का ना एक तरीका आ जाएगा। फिर जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो ऐसे ही कोई सवाल आपके सामने आ जाएगा, उसको यूं चक आप कर दोगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ और सबसे लेंथी सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा लिटरेचर सेक्शन, और जिसके ऊपर आपका 50% पेपर बेस्ड होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे लिटरेचर सेक्शन में से, जो कि 50 to 60% होंगे। और वो सारे क्वेश्चन आपके पोएट्री प्रोज से पूछे जा सकते हैं, साथ ही स्टैंड अलोन एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा सीबीएसई ने कहा है अपने वेबिनार के थ्रू, अपने सैंपल पेपर के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है, तो 50 से 60% जो आपके क्वेश्चन होंगे ना लिटरेचर के, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। अब कितने टाइप के वो क्वेश्चन हो सकते हैं, आइए मैं आपको उनको बता देता हूं। एक तो आपके होंगे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, एक होंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, एक होंगे आपके मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और एक होंगे स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चारों टाइप को मैं आपको समझा देता हूं, उनको करने की ट्रिक बताता हूं। शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन से। तो आपको एक इस तरह का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, जो आपकी किताब से ही होगा, आपकी किसी चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट होगा, तो आप उसे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए, बड़ा मैंने आपके लिए कर रखा है इसको, ताकि आप आराम से इसको देख पाएं।
ये रहा जी, ठीक है। तो क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट रिप्लेस ग्लांस। अब ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि भैया ऐसा कोई वर्ड बता दो जो ग्लांस को रिप्लेस ना कर पाए। अब ऐसे इसको करने की ट्रिक क्या है, जल्दी बता दो सर, हमें समझ नहीं आता, ग्लांस का मतलब नहीं समझ में आ रहा, कैसे हम इन चारों को ढूंढे। भाई इसको करने का तरीका यह है, जहां भी ग्लांस का इस्तेमाल हुआ है हम जाएंगे पैसेज पे और देखेंगे कहां इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल हुआ था यहां पे, ये राशि टर्न अराउंड एंड स्टोल ग्लांस। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने कोई भी छोटा सा सेंटेंस इसके अंदर पुट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं गया आगे और मैंने लिखा शी टुक, अब यहां पे मैं लगा दूंगा डैश, तो यहां ऑलरेडी क्या है, ग्लांस, यहां पे ऑलरेडी ग्लांस तो है। अब जो बाकी ऑप्शन है हम उन्हें इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन सा इसमें पुट नहीं हो रहा है। ग्लांस मतलब झलक होता है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, शी टुक अ लुक, क्या ये सेंटेंस सही बनना? हाँ भाई, लुक, उसने लुक नहीं दिया। अब यहां पे देखेंगे भाई ग्लिम्स लग रहा है, हाँ ग्लिम्स भी लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आगे ऐसे करते करते गए एक अवॉइड था, क्या इसका मतलब कुछ निकला सेम सेम? नहीं, अवॉइड मतलब तो नजरअंदाज करना है। शी टुक अवॉइड, क्या उसने अवॉइड किया? क्या वो रिप्लेस हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। तो यहां पर मुझे इसका जवाब मिला कि द वर्ड कैन नॉट रिप्लेस ग्लांस। वो कौन सा है? वो अवॉइड है। कि भाई ये तीनों तो लग जाएंगे, ग्लिम्स, लुक, पीक, ये तो लग जाएंगे, ये तो झांकना, देखना, इस तरह के होते हैं, ठीक है, वो तो मुझे पता है, मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता, अवॉइड को अगर आप जानते हो, क्योंकि इतने ही लेवल का रखेंगे आपके लिए, तो अवॉइड से आप पता लगा लोगे कि शी टुक अवॉइड कुछ नहीं बना, ग्लांस इसका मीनिंग नहीं निकला, और यही मेरा करेक्ट आंसर है। मजा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और बात बता दूं कैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इस पे भी महारत हासिल करोगे। चलो, अब कुछ आपके सिचुएशन बेसिस क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहां पे एक एक्सट्रैक्ट दे गया है, यहां पे द बॉल पोएम का आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है और उसके ऊपर आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। जरा देखिए ना, चूज द सिचुएशन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द इमोशन बिहाइंड द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द पोएम। है क्या मजेदार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपसे कहा गया कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है, इसकी जो इसका कॉन्टेक्स्ट था, जो पोएम के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह का इस्तेमाल इन चारों सिचुएशन में कहां सबसे बढ़िया तरीके से हुआ है, वो बताओ। फंस गए, है ना? इसका तरीका सुनो, इसकी ट्रिक सुनो। सबसे पहली बात तो आपको देखो, पोयम का ना एक सेंट्रल आइडिया आपको होना चाहिए कि पोयम आपको पढ़नी चाहिए, उसमें क्या था क्या नहीं था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे जो पोयम में इस्तेमाल ये हुआ है वो कहां हुआ है। वो वाटर में हुआ है ना। वाटर में मैंने पोएम पढ़ी थी तो मुझे याद है ये वाटर में यहां पे इस्तेमाल हुआ पोएम में, ठीक है। तो यहां पे क्या मतलब निकल रहा था, मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और यहां पे जो इस्तेमाल था उसका वो इस तरीके से था कि जो फाइनल आउटकम था, जो अचीवमेंट थी वो हासिल कर ली गई थी, ठीक है। देयर इट इज इन द वाटर, ठीक है भाई, वो कहां है? वाटर में है। क्या जो मेरी सिचुएशंस हैं ये चारों, इनके अंदर भी ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि जो फाइनल अचीवमेंट थी वो हासिल हो गई है, ये जो चीज चाहिए थी वो हासिल हो गई है। आइए देखते हैं। हे नहीं, यहां तो वो अचीव नहीं हुआ। आई न्यू इट, मैं जानता था। क्या कोई अचीव हुई, हासिल हुई चीज? नहीं जी। आगे बढ़ो। आई डोंट नो वेयर आई हैव प्लेस्ड माय आईडी कार्ड, लेट मी चेक द बैग वंस मोर। फाइनली ये वाला सेंस वहां पर भी था कि बॉल मिल गई थी, वो पानी में थी, ऐसे ही यहां पे मेरा बैग मिल गया और मैंने बोला फाइनली। तो इन तीनों सिचुएशन में ऐसा नहीं था, सिर्फ थर्ड सिचुएशन में था। इस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको आंसर कर दिया। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि मैंने ट्रिक कहां पढ़ी थी, तो ये थी एजुकार्ड के सैंपल पेपर के अंदर, जहां पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा एजुकार्ड के सैंपल पेपर से, जो उनका इंग्लिश का सैंपल पेपर है, 10th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है, वो आप लोग परचेज कर सकते हो। वहां से आप इस तरह के क्वेश्चन जो कि बहुत मुश्किल लगते हैं, वो ट्रिक देखो ना, उन्होंने ट्रिक लिख के दे रखी है, वो ट्रिक्स आप आराम से फॉलो कर सकते हो। क्लू लो, हिंट लो और इनकी प्रैक्टिस करो ताकि आप एग्जाम प्रिपेयर्ड हो पाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप इसको परचेज कर लेना, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आइए अब देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, एक हिस्सा दिया जाता है जो कि आपकी ही बुक के चैप्टर का होगा। अब उसमें से आपसे पूछा जाएगा उसके बेस पर कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया इस तरह का आपको एक चैप्टर का एक्सट्रैक्ट दे दिया। अब आगे इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स
एंड ओपिनियंस इन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यानी फैक्ट तो वो बातें होंगी जो वाकई में चैप्टर में होंगी, वाकई में कहानी के अंदर होंगी। ओपिनियन होंगी जो आपने मनगढ़ंत बातें इसके अंदर डाल रखी हैं, यानी आपको जो भी आपका एग्जामिनर है उसने जानबूझ के ऐसी कोई मनगढ़ंत बात डाल दी है। अब आपको उसमें फर्क करके बताना कि कौन सा ओपिनियन वाली बात है और कौन सी फैक्ट वाली बात है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि भैया कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा फैक्ट है, कौन सा ओपिनियन है। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं इसको। अब इसको करने का तरीका क्या है भैया, आपको कहानी पता होनी चाहिए चैप्टर्स की दोस्तों। और कहानी का भी ना टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें इन चैप्टर्स की कहानी भी दे दूंगा। अगर आप ऐसी कोई वीडियो चाहते हो कमेंट करके भर दो कमेंट बॉक्स पूरा, ठीक है। और कहानी पता है आपको, अब उसके अलावा कहानी में जो चीजें नहीं थी वो सोचो। मोटी मोटी कहानी पता है, अब कहानी में जो चीज नहीं थी यानी वो क्या, वो ओपिनियन है। यही ट्रिक है इसको करने की, क्या कि जो कहानी के अंदर बात नहीं है वो हमें पढ़नी है। और इन चार ऑप्शंस के अंदर ना, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों बातें दे रखी हैं, उसमें वो बात निकालनी है ढूंढ के कि जो कहानी का हिस्सा नहीं थी। आइए पढ़कर देखते हैं जल्दी से। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पेसो। ऐसा हुआ था? हाँ हुआ था भैया, उसने खत लिखा था। लेंचो मे हैव टेकन हिज फ्रेंड्स हेल्प फॉर फूड टिल द लेटर केम। क्या ऐसा कुछ हुआ था कि वो अपने दोस्त की मदद ले सकता था? ऐसा तो कोई जिक्र ही नहीं, तो दोस्त कहां से अटपका। तो ये वाला जो है ये मेरा ओपिनियन है। और अगर मुझे एक बार पता चलिए कि मेरा ओपिनियन क्या है तो बहुत आसान हो जाता है एबीसीडी में से चूज करना। आप मुझे इसका करेक्ट आंसर लिख के बताओगे नीचे, ठीक है। तो दोस्तों स्मार्ट ट्रिक्स और नॉलेज के दम पर आप इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और भी पॉसिबल ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड चैप्टर लर्निंग, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, या फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द चैप्टर्स, वो भी चैप्टर वाइज, तो इसका कंपाइलेशन एक जगह आपको मिल जाता है जो एजुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है वहां पर। तो आप उससे ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप टर्म 1 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, वो भी 100% डिफिकल्टी लेवल के साथ जो कि सीबीएसई ने दिया है, तो उसके लिए एजुकार्ट की सैंपल बुक आपके लिए ही है। सैंपल पेपर बुक है एजुकार्ट की, आप उसको परचेस कर सकते हैं। वहां से आप जबरदस्त तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम रेडी हो सकते हैं। दोस्तों याद रखिए सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि इसी तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, पूरी जान लगा देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, क्या आप मुझसे चाहते हैं, कमेंट में बताएं। कोई भी दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।